बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियाँ, लाखों एकड़ ज़मीन और फसलें तबाह, लेकिन अच्छी बात यह है कि हुकूमत की जानब से मुतासरीन के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ देने पर गौर किया जा रहा है। अच्छी बात है। टैक्सेस और सरचार्जेस ख़त्म करने के लिए तजवीज़ भी ज़ेरे गौर हैं, मगर सवाल ये है कि तरीक़ेकार क्या होगा। ये इक़दामात फ़ौरी तौर पर सैलाब से मुतासरीन लोगों को कैसे मिलेंगे, ये इक़दामात, इसके फ़ायदे या इसका जो भी हुक्म होगा वो उसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा। क्या किसानों के नुकसान का मुकम्मल तौर पर इजाला किया जाएगा। और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानब से भी मुतालबा किया गया है कि पंजाब में ज़राई एमरजेंसी नाफिज की जाए, किसानों के कर्जे, बीज और बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। लेकिन एक बड़ा कदम होगा अगर पंजाब में ये किया जाता है, और इस हवाले से आज बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे पंजाब असम्बली में जो आज इलेक्शन हुआ है सेनेट की सीट पर, इस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि अपोजिशन पीटीए की जानब से बाइकाट किया गया था। क्या मामला यहाँ पर हुआ, ये भी बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद है आज के पैनलिस्ट में आपका तारुफ करवा देता हूँ। इस पूरे पैनलिस्ट का तारुफ करवाता हूँ मैं। जहांगीर हुसैन बारा साहब मेरे साथ मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और इमरान खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, वेलकम कहते हैं। चौधरी आमिर कबीर साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून भी मेरे साथ शामिल है और इस पर बात कर रहे थे, चूँकि हुकूमती मौक़िफ़ है कि ये जो है वो एक बात चल रही है कि रिलीफ दिया जाएगा, बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा मुतासरीन जो है सैलाब से जो मुतासर हैं, और ये क्या तरीक़ेकार होगा, टैक्सेस कैसे ख़त्म किए जाएंगे, ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है। अभी फैसला नहीं है, हम ये तजवीज़ कह सकते हैं कि इसके ऊपर किसानों के साथ कैसे जो उनका नुकसान हुआ है, जो रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं पंजाब में, उनका ज़ाला कैसे किया जाएगा। चौधरी आमिर कबीर साहब, इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, क्या कहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर। वाकई कोई रिलीफ देना चाहती है हुकूमत, ख़ास तौर पर जो सैलाब से मुतासर हैं लोग। भाई सबसे पहले तो ये कि इंशाल्लाह ताला रिलीफ होते हुए आप सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सुपरविजन में देखेंगे। इसके मुतालिक पंजाब गवर्नमेंट में, काबीना में और ब्यूरोक्रेसी में तमाम में एक हमांगी है कि लोगों को रिलीफ हमने प्रोवाइड करना है। रिलीफ की देखें स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एक कुदरती आफत आई, उसके नतीजे में 4 मिलियन से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए, 4150 से ज्यादा देहात इफेक्ट हुए, 1.5 मिलियन एकड़ पे हमारी फसलें तबाह हो गई। दरियाए चनाब के किनारों पे 1950 से ज्यादा गांव हैं जो इफेक्टेड हैं, 1470 से ज्यादा रावी पर और 96 इंडस पर। 2.2 मिलियन अफेक्टेड लोगों को रिलोकेट किया गया, जिसके अंदर बहुत जबरदस्त काविश रेस्क्यू 1122 की और जिले इंतजामिया की थी। देखिए ये सारी चीजें होती हैं सुपरविजन से, और सुपरविजन के लिए तारीफ बनती है सीएम साहिबा की, जो कि बिलावल साहब ने भी तारीफ की और सबका सोसाइटी के दूसरे तबकों से भी लोग। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ज़राई एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए पंजाब में। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें जिस किसी की कोई अच्छी तजवीज हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। बिलावल साहब को लोगों का दुख है तो उन्होंने ये बात की है, और इससे हमारी लीडरशिप ऑलरेडी गौर कर रही है और इसके मुतालिक तजावीज तैयार की जा रही है कि लोगों को रिलीफ किस तरह दिया जाए। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि लोगों को बेहतरीन तरीके से रिलीफ दिया जाएगा, चाहे वो किसान हो या कोई रिहायशी हो या वैसे रहने वाला हो। जो लोग भी सैलाब से इफेक्टेड हैं उनको रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल जी, रिलीफ मिलेगा। बारा साहब, पंजाब हुकूमत की अच्छे काम जो है आप तारीफ करना चाहेंगे। इस वक्त जितने भी महकमे हैं वो सैलाब के इलाकों में जाके मुतहरक हैं, काम कर रहे हैं। आप चूँकि अपोजिशन में हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद साहब बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया हमें इस वक्त हर तरह से ऑब्ज़र्व भी कर रही है और देख भी रही है। इस वक्त मज़लूम फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए 44 ममालिक से जो लोग 1500 के करीब इमदाद लेकर ट्यूनिस से रवाना हुए हैं, तो उनके लिए हम दुआ गो हैं। और मैं पूरी कौम से ये इल्तिजा करूँगा कि वो मज़लूम और बेसहारा इस वक्त जो एक जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं इसराइल के हाथों, उनके लिए दुआ भी करें। और इस काफ़िले में जो पाकिस्तानी हमारी आबरू रखने के लिए 5 अफराद का सेनेटर मुश्ताक अहमद की क़यादत में एक ग्रुप गया है, तो उनके लिए भी हम दुआ गो हैं।
अब रही बात हमारे इस मुल्क के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ, और इस तबाहकारी की सूरत में लाखों एकड़ रकबा और लाखों एकड़ रकबे के ऊपर बसने वाले कोई 5,000 के करीब देहात और लाखों की तादाद में माल मवेशी और उन किसानों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, वो जो फसलें जिनकी तबाही हुई, और इस तबाही की सूरत में आज हम जिस मकाम पर पहुंच चुके हैं, और मुझे लगता है कि हमें कम से कम इसको रिकवर करने के लिए 2-3 दहाइयाँ जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। अब रही मियाँ साहब इसमें इस सैलाब के अंदर वहाँ पर मुतासरीन को जो रिलीफ़ देने की बात है, तो बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि लोग आज भी खुले आसमान के नीचे और बहुत बुरी हालत के अंदर बैठे हुए हैं। हुकूमती इमदाद जो है वो नाकाफ़ी है, और इस हकूमत कम से कम इसकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए पूरी दुनिया के जो हम इससे पहले हमारी जो बैरूनी ममालिक से इमदाद आती थी वो भी नाकाफ़ी है। लेकिन और बारा साहब क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इस कुदरती आफत जो कुदरती आफत आई है इसमें सब इकट्ठे हो जाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इकट्ठी हो जाती, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, और आप कह रहे हैं कि 30 साल लगेंगे, 3 दहाइयाँ, तो क्या इकट्ठा नहीं होना चाहिए इसके ऊपर? देखे अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हुकूमत का काम तो नहीं रहा ये। तहरीक इंसाफ जो है वो अपने तय हर सतह के ऊपर पूरी तरह वो इनके साथ भी है और दुआ गो भी हैं। चलो बता दें कि पंजाब में आपने कहाँ जाके इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया है? उनके लिए लाहौर के अंदर जब हमारा ये मांगे के अंदर आपको मैं बता दूं कि एक ग्रुप गया वहाँ पर, जब उन्होंने उनके लिए राशन और तकसीम करना शुरू किया तो उसी वक्त पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। नहीं, अब ये अब देखें, ये मैं आपको मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, और आप ये सियासी एक्टिविटी तो नहीं थी, ये देख लें, ये हो रहा है ना, हो रहा है। अब रही बात अगली को, जो इस वक्त पंजाब की जो माँ थी आज से 6 माह पहले, जिसका एक नारा था कि मैं पंजाब की माँ हूँ और पंजाब की आवाम के लिए मैं दिन रात मेहनत करने के लिए, दिन रात इनकी खिदमत के लिए निकली हूँ, आज इस सैलाब के अंदर वो पंजाब की गुड़िया बन के सामने आई। नहीं देखिए, वज़ीर-ए-आला पंजाब बारा साहब सिर्फ नाम से आप तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब किस जिले में नहीं गए? देखिए हर जगह पर वो जाकर जो है वो खुद विजिट कर रही है। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर जाकर जो तारफ करवाया गया है वो ये किया गया है कि जी मुझे भी घर वाले गुड़िया कहते थे, अब वो माँ से गुड़िया बन के आ गई। रही बात मियाँ साहब, एक बात ज़हन में रख लें कि इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो अलमिया है और सबसे बड़ी जो इस मुल्क का मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर जिस तरह इस्तेसाल हुआ है पिछले 40 साल के अंदर, और इसी ख़ानदान यही वो लोग हैं कि जो पिछले 40 साल से रूल कर रहे हैं। ये सारा मलबा 3-3.5 साल का जो है ना वो पीटीआई के ऊपर डाल देते हैं। मैं कहता हूं कि ये पिछले 40 सालों के अंदर ना तो आज तक डैम बन सके, ना ही इस बेल्ट के ऊपर रहने वाले वो लोग जो हर 4-5 साल के बाद सैलाब की नजर हो जाते हैं। आपका भी 3.5 साल रहा, आपके दौर में भी सैलाब आया। मैं कह रहा हूं तनकीद बराए इस्लाह होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं तनकीद बराए इस्लाह ही कर रहा हूं कि तनकीद, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि यही सिर्फ ख्वाहिश के ऊपर कि एक गुड़िया ने जब ये कहा कि मुझे मेडिकल में दाखिला लेना है तो वो उस दाखिले नहीं, मेरी बात सुने, पूरी बात सुने, ये बड़ी आज के टॉपिक के ऊपर आए, सैलाब के हवाले से उसी टॉपिक पे ऊपर आ रहा हूं कि जब ये कहा गया तो दाखिला लेने के बाद सारे रूल वायलेट किए गए और उसमें नाकामी। इसका जवाब कहा गया कि मुझे पंजाब से वज़ीर आला बनाना है तो उसमें भी नाकाम एक ऐसी खातून के जिसका सियासी बैकग्राउंड सिर्फ वालिदैन के ऊपर और उसके वालिद के ऊपर है, वो उसने पार्टी का भी बेड़ा गर्क किया और इस सूबे का भी पहले हम इमरान खोखर साहब से जवाब ले लेते हैं। आपकी बात का जवाब जो है वो चौधरी आमिर कबीर साहब देंगे कि आप बिल्कुल तनकीद कर रहे हैं कि उस तरह काम नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं। लेकिन इमरान खोखर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कसूर का दौरा किया था, कोई रिलीफ दिया, और उसके अलावा आपने कहा कि पंजाब के अंदर ज़रूरी इमरजेंसी लगाई जाए। इसके पीछे क्या जो है वो पीछे इसके हिस्ट्री क्या है, या पीछे ये ज़रूरी इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ये बता दीजिएगा ज़रा। जी
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्योंकि आवाम का दर्द रखते हैं और इस मुल्क के वो एक आम शहरी भी हैं और एक पार्टी के वो चेयरमैन भी हैं, और सैलाब की तबाहकारियाँ चूँकि ये एक इज्तिमाई मसला है, पूरे मुल्क का मसला है, और ये कोई मैन मेड कोई डिज़ास्टर नहीं है, ये नेचुरल डिज़ास्टर है। अच्छा, ये क्या हुकूमत अकेला काम कर सकती है इसके ऊपर? नहीं, ये डेफिनेटली, ये देखें ना, इसमें आपका पॉलिटिकल एक्टिविज़म की बहुत ज़रूरत है, और तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनकी जो एंटिटीज़ हैं या उनके नहीं, आज के दिनों में ज़रा सियासत से हमने हाथ हौला नहीं कर देना चाहिए? जी डेफिनेटली कर देना चाहिए कि ये सियासत होती रहेगी। आजकल तो बेचारे जो लोग बाहर पड़े हैं, सियासत करते रहेंगे, सियासत के मैदान भी मौजूद है, सियासत के जो टॉपिक्स हैं वो भी मौजूद है, सारे मामला होते रहेंगे, लेकिन इस टाइम जो है किसी पब्लिक, इस टाइम वेलफेयर ऑफ द पब्लिक इन्वॉल्व है। कि देखें ना, इसमें अभी मुल्तान में जो हलाकतें हुई हैं, 63 लोग जो है मुल्तान में हलाकत हो गई हैं, उनकी हलाकतें हुई हैं, 42 जो है लाख अफराद जो है वो मुतासरीन है, ठीक है, 4300 देहात हैं पंजाब में जो तो ये बड़ी तादाद है, एक बहुत बड़ी तादाद जो इससे मुतासर हो चुकी है। 4100 से ज़्यादा मोज़ाजात हैं वो इसमें मुतासर हुए हैं। अब हमने ये देखना है कि हमने बीइंग ए नेशन और बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर्स, हमने उन लोगों को कंपनसेट कैसे करना है, और हमने उसके बाद जो है उनको कंपनसेट करने के बाद उनकी वेलफेयर है, जो उनकी रोज़मर्रा की जिस तरीके से वो टेंटों में बैठे हुए हैं, और जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो उनके मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कसूर आए तो मैं भी उनके साथ था, मैं खुद उधर मौजूद था, तो जाके हमने उधर ब्रीफिंग भी ली, और हम बिल्कुल किसानों के साथ और जो मुतासरीन थे उनके साथ जाके अच्छा, बैठे। अभी तक एक बात सामने ये आई कि किसान तंजीमें जो है ये डाटा तस्लीम नहीं कर रही जी, और अभी तक ये दादोशुमार के जरिए डाटा इकट्ठा नहीं किया जा सका एग्जैक्ट कितना नुकसान हुआ है। जी, तो जरिए इमरजेंसी तब हम लगाएं जब हमें पता हो कि हमारा कितना नुकसान हुआ। जी देखें, ये डाटा तो हमारे पास आ चुका है ना कि जी ये जो एरियाज हैं ये अफेक्टेड एरियाज हैं। हाँ, एरियाज का पता है। अफेक्टेड एरियाज जो हैं, सबसे पहले हमने उन्हें तो आफत ज़्यादा या इमरजेंसी उधर तो उन्हें डिक्लेयर कर देना चाहिए, सबसे पहली बात ये है। उसके बाद सेकंड जो बात आ जाती है कि उन लोगों की कंपनसेशन, यानी कि जिनकी जो फसलें थी, जिनकी फसलें सारों की सारी जो है वो बर्बाद होगी, उजड़ गई, और जिनके माल मवेशी उजड़ गए, जिनके घर जो हैं वो तबाह हो गए, जिसके बाद जिनका दूसरा जो एक घर जो होता है वो एक घर नहीं होता, उसमें समझ लें कि एक पूरे ख़ानदान की, पूरी नस्लों की उधर पूरी इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि ऐसे जब फ्लड्स आते हैं तो वो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। तो हम तो बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर्स, जैसा कि मेरे चेयरमैन ने आके इधर बताया है कि यार आप एमरजेंसी डिक्लेयर करें, और वहाँ से निकलते साथ ही उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कॉल भी की है, और कॉल करके उन्होंने कहा भी है कि आप इस तरीके से आप जहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हद तक हमने उधर जो है 1 करोड़ का चेक भी दिया है, जो उधर के कसूर के जो मुतासरीन थे उनको अपनी तरफ से चेयरमैन साहब ने 1 करोड़ रुपए का उनकी कंपनसेशन के लिए। मैं मानता हूं कि ये कोई उनके लिए जितने लोग अफेक्टेड हैं कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उनको बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के जरिए से अगर आप प्रोग्राम करोड़ों का नुकसान पूरा करेंगे वो तो नहीं हो सकता। जी देखें, लेकिन फिर भी लोगों की काफ़ी हद तक कंपनसेशन की जा सकती है, लेकिन जहाँ तक उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिहैबिलिटेशन है उसका मैटर है, तो वो रिहैबिलिटेशन के लिए भी पंजाब गवर्नमेंट की भी प्रॉपर जिम्मेदारी है। देखें, इसमें सियासत दर सियासत और किसी को टारगेट करना ये मुनासिब नहीं है, लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर कहेगी कि आप कंपनसेशन के नाम पर इस चीज़ों पे मोहतात होना चाहिए कि कंपनसेशन उन लोगों की होनी चाहिए जो डिजर्विंग है, ना कि कंपनसेशन आप उन लोगों की करें जो कि उस अफेक्टेड भी नहीं है, और जिस तरीके से कोई एक प्रीवियस रिकॉर्ड में इस तरह की कुछ इरेगुलरिटीज। बिल्कुल ठीक है। चौधरी आमिर कबीर साहब से बात कर लेते हैं। चौधरी आमिर कबीर साहब, पीटीआई यहाँ पर कह रही है कि जैसे रिलीफ लोगों को मिलना चाहिए था उस तरह रिलीफ नहीं मिल रहा, तनकीद की जा रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, एक एक करके जवाब दे दें।
एक एक करके। सबसे पहले तो सर तकरीबन 500 के करीब मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, 413 रिलीफ कैंप इस वक्त काम कर रहे हैं, 1000 फील्ड हॉस्पिटल और मैटरनल हेल्थ वैन मोबाइल क्लिनिक काम कर रही है फील्ड के अंदर, 500 वेटनरी कैंप्स लगे हुए हैं, 1.6 मिलियन जानवरों को महसूस किया जा चुका है। ये सब कौन कर रहा है? पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, एक बात। और बारा साहब ने जो बात की कि जनाब इतना नुकसान हो गया है कि 2 से 3 दहाइयां लगेंगी, ये कोई पीटीआई का दौर नहीं है, इमरान खान का और बुज़दार का दौर, ये सुपर सीएम मरियम नवाज का दौर है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि सालों में नहीं महीनों में लोगों को अजाला भी किया जाएगा, रिहेबिलिटेट भी किया जाएगा और लोगों को घर भी तामीर करके दिए जाएंगे, उनकी इमदाद भी की जाएगी और उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जाएगा। अब बात आ गई ये कि ये कहते हैं कि जी हमें तो काम नहीं करने दिया जा रहा। देखें ये इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है सैलाब की तबाहकारियों की, ये एक और इल्जाम लगा रहे हैं जी कि मांगा मंडी में हमने कोई रिलीफ का काम करना चाहा तो हम छापा मार दिया पुलिस ने। शेख वकास के ऊपर भी जाके पुलिस, इसकी आप तरदीद करते हैं या तस्दीक करते हैं? तरदीद करते हैं। इसकी वजह ये कि दिन रात हम लोग खुद ऑन फील्ड है, ग्राउंड में मौजूद है, काम कर रहे हैं लोगों के लिए। और हमारे साथ, मेरे साथ बहुत से ऐसे बहन भाई जो कि पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, पीपल्स पार्टी से रखते हैं, दूसरी जमातों से रखते हैं, हम एज अ सोसाइटी काम कर रहे हैं लोगों के लिए आगे बढ़ के, उनकी इमदाद कर रहे हैं हुकूमत से हट के। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ, सेवर फूड्स आपने नाम सुना होगा, मियां नईम साहब है सेवर फूड्स के ओनर, वो डेली के हजारों डब्बे तकसीम कर रहे हैं। इसी तरह ज़कात फाउंडेशन वाले वो काम कर रहे हैं, इनको तो कोई नहीं रोक रहा, इनको कौन रोक रहा है? ठीक है, स्प्रेडिंग स्माइल्स के नाम से एक फाउंडेशन है, वो प्योरली दीदियों की है, उसके अंदर मोस्टली पीटीआई वाले हमारे बहन भाई हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको तो कोई नहीं रोक रहा, इनको कौन रोकता है? ये देखें, ये सिर्फ बहाने हैं फील्ड में ना जाने के। जब नहीं जाएंगे लोग पूछते हैं आप कहाँ हैं, ये बहानेबाजी करते हैं यहाँ बैठ के लोगों के सामने। और इन्होंने हमारी फिल्म के मुतालिक बात की कि ये एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड़िया। ठीक है, जब किसी का बाप किसी को प्यार करता है तो वो प्यार से अपने बच्चों को लाडले नामों से बुलाते हैं। वहां पे हमारी सीएम एक माँ के तौर पे एक बच्ची को प्यार कर रही थी, उनको बताया गया कि बेटा मुझे भी गुड़िया कहते थे, आप भी गुड़िया। तो इसको एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं बनाना चाहिए इन लोगों को कि जनाब एक पॉइंट स्कोरिंग और के जी वो गुड़िया, और ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, इनसे अमली काम कोई नहीं लिया जा सकता, ये लोग नहीं कर सकते काम। और ये अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं यहाँ पे बैठ। जी बारा साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि ये इमरान खान का दौर नहीं है, ये नून लीग का दौर है, मरियम नवाज का दौर है पंजाब में, इतने साल नहीं लगेंगे, काम करके दिखाएंगे। जी क्या कहेंगे बारा साहब? और आपकी इस इल्जाम की तरदीद कर दी है कि कोई किसी किस्म का छापा नहीं मारा गया। मेरा सवाल फिर वहीं पे खड़ा हुआ है कि पिछले 40 साल से ये दौर, मियाँ नवाज शरीफ का दौर, मियाँ शहबाज शरीफ का दौर, ये मरियम नवाज का दौर, ये इन्हीं का दौर है। और फिर इन्हीं के दौर के अंदर आप देख लें कि आज फिर हम कहाँ पे खड़े हैं और इल्ज़ाम देते हैं कि वो इमरान खान या बुज़दार के दौर को, यानी वो तो 3-3.5 साल का दौर था। का तो और ये जो पिछले 40 साल से बरसरे इक़्तिदार हैं और 40 सालों के अंदर आज भी हालत हमारी ये है कि आज भी जब इंडिया पानी छोड़ता है तो हमारे पास कोई ऐसे इंतजामात नहीं है, और फिर हम आप नए से नया वहाँ पर बहाने बनाते हैं और दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम थोपने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि ये पूरी दुनिया से जाके कहीं से भी लाके उन लोगों को जो इस वक्त बेआसरा, बेसरोसमानी की हालत में, जिनके घर बार डूब चुके हैं, जिनके मवेशी बह चुके हैं, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, उनके लिए इमदाद का बंदोबस्त करें। ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। मैं कहता हूं कि आज भी जाकर आप किसी साइड पे चेक कर लें तो आपको अमूमन वहां पर प्राइवेटली ऐसी एनजीओ जो है ना वो हुकूमत से ज्यादा काम कर रही हैं। वो तो कह रहे हैं कि एनजीओ काम कर रही हैं, वो खुद तस्लीम कर रहे हैं, अपनी हर सतह के ऊपर वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं पूरी तरह काम हो रहा तो वो इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है वो इसको सीरियस नहीं ले रही। मियां साहब, अभी तक जो हालात है और जो महंगाई का आगे तूफान आने वाला है, ये इसकी वजह से, जो सैलाब की वजह से बाकी जो लोग हैं जो अफेक्टेड होने वाले हैं, उनके लिए आप देख लें कि सब्जियां, फल और मुख्तलिफ अजनास जो है ना, इनकी कीमतें कहाँ से कहाँ चलेगी। रही बात किसानों को रिलीफ देने की, तो ये तो सारे का सारा बयानिया आज इनका गर्क हो गया है कि देखें कि इन्होंने किसान से गंदम नहीं खरीदी, इन्होंने किसान को उसकी मेहनत का जायज़ हक नहीं दिया।
आज किसानों के लिए ये आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर किसानों की जो इन्होंने बर्बादी इससे पहले की है, और वो पॉलिसी के जिसके ज़रिए से किसान आज बिल्कुल बर्बाद होकर रह गए हैं। और ये अब मैं कहता हूं कि ये मैं सही बात करूंगा कि जब पीपल पार्टी के चेयरमैन ने जब ये कहा है कि यहाँ पर पंजाब के अंदर ज़रूरी इमरजेंसी लगनी चाहिए, तो होना चाहिए। ये सिर्फ इनको बिजली के बिलों तक रिलीफ नहीं देना चाहिए, इसके लिए आप मुकम्मल तौर पर उनकी बहाली के ऊपर पूरे के पूरे वसाइल खर्च करने चाहिए, और वो वसाइल चाहे जहां से भी हो इनको लाने चाहिए और ला करके उनको फौरी तौर पर बहाली की तरफ लेके जाना चाहिए। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और इसी के ऊपर बात करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं आज सैलाब के हवाले से, और हुकूमत की जानब से ये तजवीज़ है कि रिलीफ दिया जाए, बिल माफ़ किए जाएँ सैलाब ज़दगान जो मुतासर हुए हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानब से पंजाब में ज़रूरी इमरजेंसी नाफज करने की तजवीज़ दी गई है। तहम आज सेनेट इलेक्शन भी हुए हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पंजाब असम्बली में एक सीट जो थी उसके ऊपर सेनेट का इलेक्शन हुआ है, जो कि नून लीग जीत चुकी है। और लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि बानी PTI की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पर जो इलेक्शन का मुकम्मल तौर पर बाईकाट किया गया था, लेकिन फिर भी वोट पड़ गए। इमरान खोखर साहब ये क्या है कि जब एक लीडर कह दे कि जी आपने वोट कास्ट नहीं करना, लेकिन फिर भी वोट कास्ट हो गए हैं सेनेट की सीट पर, पंजाब के अंदर जो एक सीट है, इसके ऊपर आज क्या कहेंगे आप? देखें, क्योंकि मेरा मुल्क जो है वो डूब रहा है, पंजाब डूब रहा है, मुतासरीन बेयारो मददगार दर बदर हो गए हैं, तो मैं मुनासिब तो नहीं समझता कि मैं इस तरीके का जो सियासी सवाल है उसका जवाब दूं। और मैं वैसे रहना तो मैं नहीं, आप एक सियासी जमात से तल्लुक रखते हैं, आपके ऊपर एग्जांपल देता हूं कि सियासी जमात में आप भी हैं। अगर बराबर फॉर एग्जांपल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आपके लीडर हैं और वो कह देंगे ये बाईकाट करना है, तो क्या आपका कारकुन जो है उस पर अमल दरामद करेगा या नहीं करेगा? देखिए, मैं बाउंड हूँ जी, मैं तकरीबन 100 वोट मिल चुके हैं आज। पॉलिसी है, एक पार्टी का डिसीजन है, अगर पार्टी का किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई डिसीजन आ जाता है। चलो इस तरह देख लेते हैं कि क्या आप एक, क्योंकि सियासी शख्सियत आप मुझे ये बता दें कि क्या PTI को यहाँ पर बाईकाट करना चाहिए था, ये सवाल का जवाब। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ जी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी शहीद, तो उनसे किसी ने पूछा जी ये पार्टी पॉलिसी क्या होती है, उन्होंने कहा जो लीडर का जो नैरेटिव होता है या लीडर की जो स्टेटमेंट होती है वही पार्टी पॉलिसी होती है। तो बात ये है कि देखें, किसी लीडर का अगर कोई पैगाम आ जाए या किसी लीडर की कोई स्टेटमेंट आ जाए तो मैं समझता हूँ वही पार्टी पॉलिसी होती है। लेकिन जब आप लीडर की किसी पॉलिसी को आप फॉलो ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं है, आप अपने लीडर के डिसिप्लिन में नहीं है, आप अपने लीडर की यानी कि उस पॉलिसी से आप उसकी से इख्तलाफ कर रहे हैं, ठीक है, आप उससे बिट्रे कर रहे हैं, आप अपनी जो वफादारी, इसका मतलब है आपकी वफादारी अपनी पार्टी के साथ नहीं है, आपकी वफादारी कहीं और है। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई पार्टी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगर किसी चीज़ के ऊपर स्टांस ले लें तो मैं उसी जमात का अगर कारकुन हूँ तो फिर मेरी जान जाती है तो जाए, मुझे फिर अपने जो कायद हैं उनकी जो डायरेक्शन है उससे मुझे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज मेरे भी सुनने में आया कि जो चेयरमैन है PTI तहरीक इंसाफ, उन्होंने बाईकाट किया हुआ है और उधर जो है वो 100 वोट भी कास्ट कर दिए गए हैं। तो ये तो जिस तरीके से मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि ये बिहाइंड द सीन अंडर द टेबल शेक हैंड है, और ये बिल्कुल जो है ना, ये कोई ओपोजिशन नहीं हो रही है, ये फ्रेंडली मैच हो रहा है, ये कोई ऐसे फेयर गेम नहीं हो रही है, ये कोई T20 नहीं खेल रहे हैं। आप क्या समझते हैं? मिले हुए हैं ये दोनों बजायर पंजाब में मिले हुए हैं, बजायर लोगों को बिल्कुल। देखिए, मैं कह रहा हूँ जब एक पार्टी के चेयरमैन का या एक स्टेटमेंट आ गई या बाइकआउट करना है तो फिर करना है, दूसरी इसमें राय नहीं है, फिर तो करना है ना जी, करना है तो करना है। देखें जी, ये इसको आप कैसे देखते हैं? हमारा एक इंटरनल मामला है, इसके ऊपर
ज़ाहिर है कोई अगर खान साहब की तरफ से बाइकाट का हुक्म आया था तो उसमें अगर कोई वायलेशन हुई है तो इसको बाद में इसका मुहासबा हो सकता है। रही बात यह है कि या तो वहाँ पे देखा जाए ना कि हमारे जो 100 वोट थे वो क्या 100 वोट राना सनाउल्लाह को मिल गए हैं। अच्छा, जिससे हम लेकिन मुझे ये भी थोड़ा कन्फर्म रही कर दें कि बात- क्या ऐसा रही हुक्म बात था भी, जब PTI बाइकाट का क्या हुक्म था? जब पीटीआई किसी असेंबली के फोरम पर जब कोई बाइकाट करती है तो फिर एक ये कहा जाता है जी देखें जी ये अब जमहूरियत को नुकसान हो रहा है, और जब ये उसमें आते हैं तो फिर कहते हैं कि जी देखें जी इन्होंने अब पार्टी वायलेशन की है। ये वायलेशन का मामला ये हमारा ज़ाती मामला है। रही बात कि आपको फिक्र करनी चाहिए, लेकिन बानी पीटीआई ने कहा था कि कोई बंदा असेंबली ना जाए, लेकिन 100 लोग गए हैं आप। मैं कहता हूँ और सीटें कितनी आपकी वैसे पंजाब में? उन्होंने वोट जो है वो सलमा एजाज को डाले, हाँ, उन्हीं को डाला है। पीटीआई की उम्मीदवार थी, उसमें ये तो नहीं है कि किसी और को वोट पड़े हैं। रही बात मियाँ साहब जो इस वक्त हालात हैं सूबे के और सैलाब की वजह से जो इस वक्त लोग एहसास कमतरी और एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं, उसकी वजूहात को तलाश करके फौरी तौर पर रिलीफ मिलना चाहिए। उनके लिए हमें फ़िक्र करनी चाहिए। और पूरी तरह मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपके कह के गया था कि आप जिस तरह 2022 के अंदर सैलाब आया था और इमरान खान साहब ने टेलीथॉन के ज़रिए जब एक रिलीफ फ़ंड का ऐलान किया था तो उसमें घंटों के अंदर 5 अरब रुपया जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पर रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने और यहाँ पर पाकिस्तानियों ने वहाँ पर फौरी तौर पर इकट्ठा किया। आज इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी तो ये है कि जब ये लोग देखते हैं इंटरनेशनल जो हमारे रवाबत हैं जहाँ पर दूसरे ममालिक हमें अपने अल्लो तल्लो के ऊपर और फजूलियात के ऊपर जब खर्चे करते देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि हमारा दिया हुआ फ़ंड और हमारा दिया हुआ रिलीफ जो है ना वो हकदारों तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से आज ना तो इसके ऊपर कोई काम हो रहा है और ना ही बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इमदाद के लिए कोई इस तरह की बात की जा रही है। तो ये सारे हालात के अंदर सफ़र अगर कर रही है तो इस मुल्क के अवाम कर रही है, इस मुल्क के वो तबका कर रहा है कि जो आज बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। किसान जो है वो मायूस था, पहले भी मायूस था, आज भी किसान जो है ना वो इस हुकूमत की वजह से बर्बाद हुआ है। और ये हुकूमत जो है ना फिर भी अगर इसने होश के नाखुन ना लिए और उनके लिए कोई इमरजेंसी जो है नाफिज ना की तो मैं समझता हूँ तो तजवीज़ आई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से, बुरे असरात पड़ेंगे। ठीक है, आमिर कबीर साहब ये बताइएगा कि जो पीटीआई की जानिब से सेनेट इलेक्शन का बाइकाट किया गया तो आप समझते नहीं है कि जो इनको वोट मिले थे और उसका ये जो है वो वामी जो एक इनको पास क्या उसे कहते हैं कि मैंडेट था उसकी तौहीन की गई है? सर बात ये कि मैं अभी अपने भाई 12 साहब की बात सुन रहा था। पहली बात तो ये कि कभी वो कहते हैं कि हमने बाइकआउट किया और फिर कहते हैं वोट डाले, हमने अपने ही उसको कैंडिडेट को वोट डाले। पहले तो ये डिसाइड कर ले कि इन्होंने बाइकआउट किया था या नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, इनके ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये जत्था है मुख्तलिफ लोगों को जिनको इकट्ठा किया गया एक फैब्रिकेटेड लीडर के नीचे। वो कोई अवामी लीडर नहीं है, लोगों का लीडर नहीं है, ठीक है। और इसी से अंदाजा हो जाता है कि अगर कोई लीडरशिप हो, अगर हमारी पार्टी में नून लीग में नवाज शरीफ साहब कोई हुक्म कहें तो कैसे मुमकिन है कि उनके कारकुनान जो है वो उस हुक्म की ताबे ना और उसकी बात ना मानी जाए, या पीपल्स पार्टी हो तो वहां बात ना मानी जाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ कहें और बात ना मानी जाए। तो इनका तो इसी से पता लग जाता है कि ये कितनी के टीम वर्क करते हैं और काम करते हैं। ये तो रही इनके सेनेट इलेक्शन की बात। बाकी हमेशा से यू टर्न लेना इनका वतीरा है, चाहे कुछ भी हो। इनके लीडर ने इनको यही सिखाया कि पहले कुछ कह दो बाद में कुछ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे मर्जी करते हैं। अब सर आ जाते हैं सैलाब के ऊपर। ये बार बार सैलाब के ऊपर बात करते हैं, मुनासिब यही है कि इस प्रोग्राम में हम सैलाब से ही बात करें क्योंकि इस वक्त अवाम का इशू ही सैलाब है। जी जी बिल्कुल। इनको ना तो कोई ज्योग्राफी का पता है, ना इनको ग्राउंड रियलिटीज का पता है कि सूरत हाल क्या है। ये जाए तो इनको पता लगे कि रिवर बेल्ट में अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 10 से 15 फुट तक पानी मौजूद है, लोगों के गांव डूबे हुए, घर डूबे हुए। देखें तखमीना तब लगता है जब पानी वापस अपनी जगह पे दरिया में वापस जाएगा, जमीनें खाली होंगी तो गवर्नमेंट की टीम जाके तखमीना लगाएंगी, एग्जैक्ट हमें पता लगेगा कि कितना नुकसान लोगों का हुआ है
और हमें कितनी लोगों की मदद करनी है। रहेगी बात ये कि बाहर से कोई फंड आना या कुछ, सबसे जरूरी बात ये कि वक्त बता देगा कि कितने लोग पाकिस्तान के जो बाहर बैठे हैं वो इमदाद कर रहे हैं और मजबूत करेंगे। और नंबर 1 और नंबर 2, पंजाब गवर्नमेंट जो है इंशाअल्लाह ताला वो अपने तौर पे लोगों को पूरी तरह फैसिलिटेट करेगी। इनके दुखों का, इनके नुकसान का अजाला किया जाएगा मुकम्मल तरीके से, और इंशाअल्लाह ताला ये होता हुआ देखेंगे सीएम मरियम नवाज शरीफ की लीडरशिप के नीचे ये सारी चीजें होंगी। और बार बार एक ही बात कही जाती है कि किसानों के लिए जो है ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की जाए, ये चीज भी ज़ेरे गौर है और ये बिलावल साहब की बहुत अच्छी तजवीज थी, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जब कोई अच्छी बात कहता है ये तजवीज ज़ेरे गौर है और इसमें मैक्सिमम रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। बारा साहब, एक तो उनकी बात यह है कि अभी तखमीना नहीं लगाया जा सकता, ये तो बात दुरुस्त है कि अभी सैलाब है और पानी खड़ा है, गाँव के गाँव डूबे हुए हैं, तो ज़ाहिर अभी तखमीना नहीं लगाया जा सकता, तो फिर उसके बाद जब तखमीना लगेगा तो फिर ही कोई ना कोई रिलीफ मजीद। मियां साहब, मैं दूर की नहीं बात करता, बाकी अजला के अंदर मेरे भाई कह रहे थे कि जी इनको सारे हक़ाइक़ का नहीं पता। मैं तो यही बात करूँगा कि आप अभी कैमरा उठाएं और लाहौर का जो यहाँ से बाबू साहब से लेकर कर रहे हैं हम कवर रोज़ की बुनियाद पर चूंक मोलनवाल तक का इलाका जाकर चेक कर लें कि वहाँ पर आज भी 15-15, 20-20 फुट पानी खड़ा हुआ है और पानी बाकी दरिया में जा चुका है। अब वहाँ पर रिलीफ का काम शुरू होना चाहिए। अब वहाँ पे हालात ये हैं कि लोग दूर से खड़े होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं और इसके ज़िम्मेदार कौन है? देखिए मियां साहब, सबसे बड़ी बात है कि हुकूमत वक्त ने अगर इन चीज़ों को पूरी तरह लुक आफ्टर किया होता, इस बात को इंश्योर किया होता कि ये दरिया की ज़मीन है, इसके ऊपर बनने वाली आबादियाँ जिनकी मंजूरी दी गई, और ये बात अब तो बिल्कुल वाजे हो गई है। नहीं, लेकिन आपके दौर में तो रूडा उधर ही बन रहा है। मैं कह रहा हूं कि रूडा के ऊपर जो हमारा प्रोग्राम था, जो प्रोजेक्ट था, उसके मुताबिक अगर काम किया जाता तो आज ये हालात ना होते। आप देख लें कि वहां पर अलीम खां की जो पार्क व्यू सोसाइटी, उसके अंदर 300 एकड़ ज़मीन का जो NOC है वो फरवरी में मार्च में हलफ उठाती है मोहतरमा, और अप्रैल में उसको जो है अप्रूव कर दिया जाता है। तो ये हालात हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी होता रहता है, एक दूसरे के इल्जाम तराशी चलती रहती है, लेकिन उन्होंने ब्रीफ किया कि कब कब और कैसे NOC लिया। मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारों को जब तक आप उनका मुहासबा नहीं किया जाएगा, जो लोग जो शामिल हैं, और ये भी आज हमारे पास वक्त है कि हम देखें कि ये दरिया की ज़मीन के ऊपर जो आबादकारी हो जाती है इसको किस तरह कंट्रोल करना है, और इसके लिए दिन रात जो है क्या कहेंगे आप? टाइम कम है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी, इसमें ना इसमें हुकूमत ने कहा था कि फील्ड सर्वे शुरू होगा, एक बड़ा कंप्रीहेंसिव और जामिया किस्म का, जिसमें अर्बन यूनिट और पाक फौज और रेवन्यू फील्ड स्टाफ, ज़राअत और लाइफ स्टॉक महकमों के जो नुमाइंदे हैं वो शरीक होंगे। एक बात। सेकेंडली उन्होंने कहा था जो लोग जहाँ बाक हुए हैं उनको 10-10 लाख रुपया पर पर्सन, जो लोग जहाँ बाक हुए हैं उनके लवाकिन को दिए जाएंगे। एक तो वो अभी तक नहीं दिए गए, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि 10 लाख रुपया जो कंपनसेशन है वो बहुत कम है, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, कि इंसानी जान की कीमत जो है उसको तो हम बिल्कुल इन नंबर्स तो हम उसको डिसाइड ही नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो फसलों के जो लोग अफेक्टेड हैं, जिनकी पर एकड़ जो उनकी जो तबाही हुई है, अफेक्ट हुई हैं जो उनकी क्रॉप्स, तो वो क्रॉप्स के हवाले से भी उन्होंने अभी तक फील्ड सर्वे से उसे मशरूत कर दिया है, जी ये फील्ड सर्वे होगा। और दूसरी बात, मैं अपने भाई को थोड़ा सा करेक्ट और रेक्टिफाई करना चाहूँगा कि मेरे जो PMLN के दोस्त हैं उन्होंने कहा जी हमने 500 कैंप्स लगा दिए हैं और 500 वेटनरी कैंप्स लगा दिए हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स लगा दिए हैं, 42 लाख इसमें पूरे पंजाब के लोग अफेक्टेड हैं। आप ये बताएं भी 500 जो कैंप्स हैं उससे आप 42 लाख लोगों को किस तरीके से आप कंपनसेट करेंगे, और उनकी वेलफेयर 500 कैंप्स क्या है? इट्स जस्ट ए पीनट्स, कि ये तो पीनट्स भी नहीं है। 500 कैंप्स क्या कर लेंगे? 42 लाख लोग मुतासरीन हैं इसमें, ठीक है, और इसमें ये जितने 500 कैंप्स बता रहे हैं ये 4300 तो इसमें देहात इफेक्ट है। बहुत शुक्रिया जहांगीर हसन बारा साहब। जी कहूँगा कि हम में से वही जिंदा रहेंगे
जो दिलों में जिंदा रहेंगे और दिलों में वही बहुत जिंदा बहुत रहेंगे शुक्रिया। जो प्यार बांटेंगे और मेरे साथ मौजूद है जी जहांगीर सर बारा साहब, इमरान खोखर साहब, चौधरी आमिर कबीर साहब। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करें एक बड़ा टाकरा, पाक भारत टाकरा, और इतवार के रोज़ ये मैच होगा। और आपको पता है कि पाक भारत का जो मैच होता है क्रिकेट टीमों का, एशिया कप का जो मैच है और दुबई में ये मैच है, और लोग जो है वो पहले से जो है वो इसका तजिया सुनना करना शुरू कर देते हैं क्योंकि क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी है। और पाक भारत टाकरे में देखते हैं कि इस मरतबा क्या होगा, क्योंकि पाक भारत जंग पाकिस्तान जीतने के बाद ये पहला टाकरा क्रिकेट मैच का है। इसके ऊपर क्या जो है वो लोग इस मैच को देखने के लिए बड़े बेताब हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो स्पोर्ट्स के दो तजियाकार होंगे, मेरे साथ स्पोर्ट्स रिपोर्टर होंगे, उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन बात करेंगे एशिया कप की, एशिया क्रिकेट कप की। अगर बात करें 17वां एडिशन जो है वो कल से यूएई में खेला जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी वजह इस कप की, इसमें हमेशा से ऐसा ही होता है कि पाक भारत जो टकरा है वो देखा जाता है। तकरीबन इसमें ये बात तो कहनी पड़ेगी, अरसा दराज से हम तकरीबन भारत से मैच हार रहे हैं। और इस मरतबा क्या सूरत हाल है कि इस एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या तैयारी है। और चूँकि इस एशिया कप की अगर बात करें तो पाकिस्तान भारत एक ही ग्रुप में है और इनका पहला मैच जो है वो 14 सितंबर को रोज़ इतवार खेला जाएगा। और एक दौर था कि रोज़ लोग पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जब मैच होता था इंडिया के साथ तो जो अपने काम छोड़कर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर बैठते थे। अब सूरत हाल पता नहीं क्या है, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं भी जो है वो ये मैच देखना छोड़ दिए हैं। अब पूछ लेते हैं, दो सीनियर रिपोर्टर्स मेरे पास मौजूद है। स्पोर्ट्स रिपोर्टर चिराग बलोच साहब मेरे साथ मौजूद है। वेलकम कहते हैं चिराग बलोच साहब आपको। और स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब। गुलाम मुर्तज़ा साहब बताएं कि क्या सूरत हाल, अभी वही सूरत हाल है कि एक दौर था, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें जहाँ वसीम अकरम, वकार यूनुस, बड़े बड़े नाम, इवन शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी और इंज़माम उल हक जैसे खिलाड़ी, उस दौर में हम देखते रहे हैं और स्क्रीनें लग जाती थी बड़ी बड़ी, पूरी फैमिली बैठती थी और जो है वो मैच देखने के लिए पाक भारत टाकरा बैठ जाते थे। अब भी वही सूरत हाल है और इस मरतबा की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से? नहीं, सूरत हाल तो उसी तरह की होगी, क्योंकि जब भी पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात होती है, खासकर क्रिकेट की, तो उसमें दोनों साइडों पे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी इसी तरह के मनाज़िर, क्योंकि वो तो रेगुलर जीत रहे हैं, उनका जोश जज्बा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब अगर रीसेंट फॉर्म की पाकिस्तान की बात करें तो उसमें 14 मैच पाकिस्तान ने खेले, जिसमें से 10 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं और 4 सीरीज, ये रेशो तो फिर बड़ी अच्छी बता रहे हैं। 4 सीरीज हमने पाकिस्तान ने जो खेली है लास्ट, उसमें पाकिस्तान 3 जीता है और 1 सीरीज में उन्हें शिकस्त हुई है, वो भी बांग्लादेश। लेकिन इंडिया के साथ अगर बात करें तो मैंने शायद ही कभी सुना हो कि T20 में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया हो। नहीं, पाकिस्तान ने हराया था 2021 में। अब काफी साल हो गए हैं उसी एक मैच को ना लिए। लेकिन 2022 वाला भी हम हाँ, 2022 वाला भी जीते थे। पता है क्या है, लेकिन 22 वाले में फाइनल शायद हम हारे थे। हाँ, फाइनल हारे थे हम उनसे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हारे थे हम, इंडिया से नहीं हारे थे। एशिया कप की बात करें, एशिया कप में हमने उन्हें हराया था। वर्ल्ड कप की बात करें 21 में, उसमें भी हमने उन्हें हराया था। तो पाकिस्तान की टीम नो डाउट यंगस्टर है, यंग नौजवान खिलाड़ियों पे मुश्तमिल है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इनके पास उम्मीद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। नहीं, ये दूसरी दुआ तो हर पाकिस्तानी करता है, लेकिन उम्मीद करते हैं जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो एशिया में क्योंकि शारजा की विकेटों पे अफगानिस्तान को हराना बहुत मुश्किल टास्क है। तो पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान को 2 मैचेस हराए, तो यूए की टीम तो एक आप कह सकते हैं ना कि बहुत तगड़ी टीम नहीं थी, तो उसे तो हराया है, लेकिन अफगानिस्तान को हराया 2 मैचेस में। और वहां की कंडीशन में शारजा की गो के दुबई और अबू धाबी। अच्छा, अफगानिस्तान जैसी टीम को भी हराना हम क्रेडिट समझते हैं? नहीं, लेकिन अफगानिस्तान दुनिया की टॉप टीमों में शामिल हो गई है, जो स्पिनर्स में शामिल हो चुकी है, स्पिनर्स टॉप टीमों में शामिल है अफगानिस्तान। सिर्फ स्पिनर्स के हवाले से अगर बात की जाए कि दुनिया के टॉप स्पिनर्स, नहीं बैटिंग भी उनकी हमने देखी है, बैटिंग भी इतनी कम तो नहीं है, अच्छी बैटिंग उनकी, कदरे बेहतर हुई है। लेकिन अगर स्पिनर्स की बात करें तो दुनिया के टॉप स्पिनर्स जो हैं वो अफगानिस्तान के पास हैं, और उन कंडीशंस में अफगानिस्तान बहुत बेहतर है। तो इसलिए अब शारजा की जो विकेटें हैं इसका बता देंगे, ये विकेटें जो हैं ये स्पिनर्स के लिए फायदेमंद है, फास्ट बॉलर्स के लिए। अच्छा, शारजा में मैचेस नहीं है क्योंकि मैचेस सारे दुबई और अबू धाबी में हैं।
हैं, तो वहाँ की जो कंडीशंस है वहाँ पे फास्ट बॉलर को ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो स्पिनर्स इतने ज़्यादा सूदमंद नहीं साबित होते। पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, इंडियन टीम भी बहुत अच्छी है, ये नहीं कह सकते कि आप इंडियन टीम अच्छा उनके दो मेन प्लेयर नहीं है इसमें, एक कोहली और दूसरा रोहित शर्मा नहीं है। रोहित शर्मा और मुझे सबसे बड़ा जो उनकी कमी फील होती है ना, रोहित शर्मा और आपने रविंद्र जडेजा नहीं है, वो बहुत वो अच्छे भी नहीं है, वो नहीं है क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर हमेशा हम देखते थे कि वो बॉलिंग भी अच्छी करते थे, नीचे से आके बारी बड़ी अच्छी लेते थे, टेल एंडर्स के साथ वो अच्छा खेलते थे। अच्छा रियलिटी बेस आप ये कहते हैं कि इतना तगड़ा ही मुकाबला होगा, बिल्कुल वन साइडेड नहीं हो सकता, अच्छा मैच होगा क्योंकि T20 बिल्कुल ठीक है। चिराग बलोच साहब आप ये बता दें कि स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, और आप इन नई टीम, इस जो नई टीम बताया जा रहा है कि ये नई टीम है, इससे आप कैसे देखते हैं, कौन से खिलाड़ी पर आप कितना रिलाई करते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान अवाम जो है उनके सबके फेवरेट बाबर आजम जो है वो इस एशिया कप अरसा दराज से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। तो एक्चुअली मेरे ख्याल से अब जितनी एक रिफॉर्म हो गई है क्रिकेट, जितनी ज़्यादा रिफॉर्म हो चुकी है T20 क्रिकेट, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टेप है, उनको भी अब रिफॉर्म खुद को करके आना पड़ेगा। टीम में इस तरह से नहीं चलेगा कि जो कि पुरानी जिस तरह क्रिकेट चल रही थी उससे इंप्रूव करना पड़ेगा। और दूसरा अभी जो करंटली स्क्वाड की अगर हम बात करें तो वो स्क्वाड एक बड़ी बैलेंस स्क्वाड है। अगर हम अभी करंटली देखें जिस तरह से टीम परफॉर्म कर रही है, कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे है, जिस तरह साइम को थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, खेलते बहुत अच्छा है लेकिन उनको थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जिस तरह वो इंजरी से पहले परफॉर्म कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उस वाली फॉर्म में वापस आना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। बड़ी अच्छी उनकी इंपॉर्टेंट है उनकी फॉर्म। फ़खर जमान ने पीछे बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक्स ये ट्राई सीरीज़ के अंदर खेली, उनका कॉन्फिडेंस जो है इससे गेन होगा। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेल चुका है। मेरे ख्याल से इंडिया से ज़्यादा क्रिकेट जो है वो हमारे प्लेयर्स इन कंडीशंस के अंदर दुबई के अंदर खेले हुए हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए ज़्यादा ये चीज़ जो है वो सूदमंद या ज़्यादा जो फ़ायदेमंद साबित होगी। जिस तरह से साथ में मिडल ऑर्डर की बात करें तो साइम अयूब जो है वो, साइम कह रहा हूँ, हसन नवाज जो है वो नए आए हैं। हसन नवाज की हमने बड़ी अच्छी नीचे इनिंग्स देखी, लेकिन डेफिनेटली प्रेशर ज़रूर होता है। तो पहली मरतबा जो है वो इंडिया को फेस करेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर इस चीज़ का ज़रूर होगा। लेकिन यही एक मैच होता है जो को आपको ज़ीरो से हीरो बनाता है, और इससे बड़ा मौका किसी भी प्लेयर के पास नहीं हो सकता कि वो इस मैच में परफॉर्म करके। बाबर आजम कब बना था? 2021 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का मैच था जिसके अंदर बाबर और रिजवान ने जो है वो 10 विकेटों से पाकिस्तान को जितवाया। वहां से उनकी हाइप ही कुछ और बन गई थी। शाहीन अफरीदी ने 3 विकेटें ली थी उसी मैच के अंदर। शाहीन अफरीदी का कब बने? शाहीन अफरीदी उसी मैच से बने। तो ये एक ऐसा मौका होता है जब हर प्लेयर के पास हीरो बनने का मौका होता है। तो देखते हैं, आप देखना होगा कौन बनता है हीरो इस मैच से। चिराग बलोच साहब, तजियाकार एक दौर होता था उस वक्त पाकिस्तान इंडिया की अगर बात करें तो महीना पहले, 15 दिन पहले मैच की टिकटें फरोख्त हो जाती थी। आप पता लगा अभी तक टिकटें फरोख्त तो नहीं हो रही, ये बात सच्ची है क्या है इसका? देखिए हर चीज़ का ना एक कोटा होता है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब मैच होगा पाकिस्तान इंडिया का, देखिएगा वहाँ पर ग्राउंड जो आपको फुल नजर आएगा। ये कोटा होता है, कुछ जो है वो ऑनलाइन बिकती हैं टिकटें, कुछ कोटा रखा जाता है जो कि फिजिकली स्टेडियम भर जाएगा। स्टेडियम भर जाएगा, इसमें जो मर्जी करने पाकिस्तान इंडिया के अलावा भी लोग देखने आते हैं मैच। नहीं, ऑनलाइन रिस्पॉन्स तो फिर नहीं आ रहा, फिर इसका लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लोग मैच नहीं देखना चाहते। बिल्कुल देखेंगे, आप देखेंगे स्टेडियम फुल होगा, ये चीज़ की गारंटी। ये सिर्फ एक इंडियन प्रोपोगेंडा है जो कि बनाई जा रहा है, इंडियन मीडिया जो है उस चीज़ को क्रिएट कर रहा है कि बिल्कुल जी हाइप नहीं है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। उन्हें लगातार कंपेन इस चीज़ के ऊपर चलाई है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्यों खेल रहा है। एशिया कप का स्केड्यूल अनाउंस हुआ है, क्या वजह है? हालांकि वो जीते भी हैं, वजह क्या है? वो उनको पता नहीं किस चीज़ का एक अंदर से हुआ हुआ है, शायद उनको डर लगा हुआ हमसे, शायद इसलिए जो है उनको हो रहा है कि वो नहीं खेलना चाहते। उनकी इसका मतलब मजबूत टीम है पाकिस्तान की। अब अगर बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर हमें बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया मैच कभी भी प्लेयर्स के ऊपर नहीं होता, वो हमेशा होता है जो कि उस दिन प्रेशर एब्जॉर्व कर जाता है। उस दिन प्रेशर जिसने अच्छा अब खुद झेल लिया, और जितना प्रेशर इंडिया के ऊपर होना है एक हार के बाद, जो कि और मैदानी तौर पर जो है वो हारे हैं, हमने उनको मतलब उनके राफेल भी गिराए हैं, तो एक प्रेशर वो भी उनके ऊपर क्रिएट हुआ है कि कोई एक ऐसा हीरो बताएं यंगस्टर में से, कोई हीरो, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की अगर बात करें, पाक भारत टाकरे में कोई ना कोई हीरो बनता है, खा वो इंडिया की तरफ से हो या खा पाकिस्तान की जानब से हो। कोई आपको लगता है कि ऐसा कोई यंगस्टर है, कोई हीरो बनने का चांस है इस मैच में? मुझे लगता है पाकिस्तान टीम के कप्तान अभी सलमान अली आगा हैं, वो बड़े क्रूशल होंगे इस मैच के लिए। पता नहीं, मुझे लगता है कि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, हीरो बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक। गुलाम मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान के स्पिनर वर्सेस इंडिया स्पिनर्स, आप क्या समझते हैं कि मुकाबला दोनों का अगर स्पिन की बात करें तो बराबर का है? उनके स्पिनर हमसे कुछ ज़्यादा बेहतर हैं अगर देखा जाए। रिसेंट उनकी जो IPL हुई थी ना, तो उसमें उनके कुलदीप यादव अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वरुण चक्रवर्ती अच्छे थे। लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर्स की बात करें तो पाकिस्तान के स्पिनर साथ बैटिंग भी करते हैं। अभी मैंने आपको कहा था
कि उनके जतेजा नहीं है जो पहले बॉलिंग भी करते थे बैटिंग भी करते थे, लेकिन पाकिस्तान को ये एज ज़रूर होगा कि मोहम्मद नवाज हैं तो वो बॉलिंग भी कर लेंगे साथ बैटिंग भी कर लेंगे। एक चीज़ आपको और भी देखनी अच्छा, पड़ेगी। इसमें मेरी एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी इसमें मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है स्कॉट का, ब्रार जो स्पिनर था पाकिस्तानी वो शामिल है, मेरा नहीं शामिल है, इब्रार भी शामिल है, सुफियान अब्रार वसीम शामिल भी, है। दोनों तो क्या इसके ऊपर क्या कहेंगे आप कि इसकी बॉलिंग? इब्रार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, रीसेंट फॉर्म भी अच्छी है, उन्होंने अच्छे आउट भी किए थे लास्ट मैचेस में भी। आपने देखा कि शारजा की विकटों पे, लेकिन दुबई की विकटें थोड़ी मुख्तलिफ होंगी, स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ होगी। एक पाकिस्तान को एज जरूर होगा कि इंडिया ने जून के बाद अभी तक बतौर टीम T20 का मैच नहीं खेला। IPL वो जरूर खेल रहे थे, जब तक एक टीम बन के कोई खेलते नहीं है, लेकिन उनका IPL ही 1-2 माह चलता रहता है। लेकिन हमेशा से आपको मैच प्रैक्टिस के लिए ना टीम बन के खेलना बड़ा जरूरी होता है। पहले वर्ल्ड 11 होती थी तो वर्ल्ड 11 ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलती थी तो वो हार जाती थी। क्या वजह है? आपको टीम बन के जेल होने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको स्टार्टिंग में पहला मैच में उनका पाकिस्तान के साथ है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब टीम ने काफ़ी देर पहले आपका मैच खेला हो बतौर टीम, तो तब मुश्किल होती है आपको, क्योंकि एडजस्ट होने में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्योंकि IPL तो खेल के आ रहे हैं लेकिन वो मुख्तलिफ टीमों से खेल के आ रहे हैं, आपने ये भी देखना है। और अभी उनके तीन बड़े जो नाम है वो भी नहीं है। और आप ये बताएं कि IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क है? डिफरेंट है। फ्रेंचाइज क्रिकेट कोई भी है वो डिफरेंट है, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो डिफरेंट है। अभी सूर्या कुमार यादव की बात कर रहे थे, उनका पहला बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें वो कप्तानी करेंगे, तो ये भी आपको देखना है कि ऐसा प्लेयर जिसने पहली दफा किसी बड़े गो के सलमान अली आगा ने भी ऐसा करना है। सूर्या कुमार यादव पे ये बड़ी टीम का ये भी प्रेशर होता है कि उनका कप्तान अपनी फॉर्म में है, सूर्या कुमार यादव अपनी फॉर्म में नहीं है जिस तरह वो पहले परफॉर्म कर रहे आ रहे। लेकिन बुमराह जो बॉलर है उनका वो बिल्कुल पाकिस्तानी बैट्समैन को नहीं खेलने देता। बहुत अच्छा है, नो डाउट। इवन बाकी टीमों की बात करें तो उनके साथ भी जो है वो उसका जो बॉलिंग का जो स्टाइल है या बॉलिंग जो करता है वो उसको बहुत टफ है उसको खेलना। उनका एक्शन है डिफरेंट है, अब सीनियर हो चुके हैं, उस एक्शन की वजह से उन्होंने अपने एक्शन के ऊपर भी और बॉलिंग के ऊपर काफ़ी काम किया, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। अगर लेकिन आप शाहीन को भी आप किसी सूरत भी कमतर नहीं कहेंगे। लास्ट जितने भी मैचेस है उसमें उनकी परफॉर्मेंस देखी बिल्कुल ठीक है। चिराग बलोच साहब आप बताएंगे चांसेस क्या हैं, पाकिस्तान कितने फीसद चांसेस विन करेगा? पाकिस्तानी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, स्पिन की मैंने बात कर ली है, फास्ट बॉलिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे, बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? ओवरऑल पाकिस्तान क्या जीत पाएगा संडे को? मेरे ख्याल से ये अभी जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक देखें, जिस तरह यहाँ पर मुर्तज़ा भाई ने भी बात की कि इंडिया ने कंपेटिटिव क्रिकेट जो है वो पिछले कई माह से नहीं खेली, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम लगातार पिछले 3-4 माह जिसके दौरान ये बात कर रहे हैं, हम उसके दौरान 4 सीरीज़ खेल चुके हैं, तो ये एक इम्पैक्ट जो होता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। हम जून से लेकर ऑनवर्ड 4 सीरीज़ खेलना, हम बतौर टीम एक जो है वो एक अच्छा जेल हो रहे हैं। खास करके जो हम अफगानिस्तान के खिलाफ जो आखिरी मैच जीते हैं वो हमारे लिए बतौर टीम बड़ा इंपॉर्टेंट था, और उस जिस तरह से हम जीते हैं वो मैच एज अ बॉलिंग यूनिट, एज अ बैटिंग यूनिट, एज अ टीम, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने एक क्लिप उसके अंदर देखा हो, आपको इस चीज़ से टीम की यूनिटी नजर आएगी कि जब आखिरी फाइनल मैच के अंदर तराना पड़ा जा रहा था तब सब प्लेयर्स ने सीने के ऊपर हाथ रख के और दूसरा हाथ जो है वो दूसरे प्लेयर के ऊपर रखा हुआ था। तो ये चीज़ शो कर रही है कि तमाम प्लेयर जो जिस तरह एक पुरानी टीम में नजर आती थी जेल हुई 2021-22 के अंदर मैंने देखा, तो वही टीम दोबारा जेल होती नजर आ रही। उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो दोबारा इससे भी वही उम्मीद है कि ये बतौर टीम जो जेल अच्छी हुई है तो ये एक हावी होगी इंडिया के ऊपर। दिन जो होगा वो अलग गया है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जिस दिन होना है इसके अलावा, लेकिन पाकिस्तान ज्यादा हावी है इस टाइम। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। पाक भारत टाकरे में पाकिस्तान जीते, दुआ भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं। इसके अलावा इस ग्रुप में कौन कौन सी टीमें हैं जिससे पाकिस्तान का मैच पहला जो अभी तक ग्रुप है इसके अंदर पाकिस्तान, ओमान, साथ में UAE की टीमें जो है वो, और साथ भारत, ये 4 हैं। तो 2 बेसिकली ये पाकिस्तान एक एशिया कप मेरे ख्याल से एक टूर्नामेंट ही ऐसा है। ग्रुप बी की अगर बात कर लें तो उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इसमें आप फेवरेट कौन सी टीमें समझते? तीनों टफ है मेरे ख्याल से, तीनों टफ है मेरे ख्याल से। श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो मेरे ख्याल से ज्यादा इसमें। तो लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना कि T20 की अगर बात करें तो T20 मैच के अंदर कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई भी टीम उस दिन अच्छा खेले, कुछ ओवर की बात है, कुछ मिनट्स की बात है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा उसमें मैटर करती है। दुबई की कंडीशंस है, सितंबर का महीना है, और उसके बाद आपको रात को ऑफ भी मिलेगी। बैटिंग फर्स्ट जो करेंगे उनको मुश्किलात हो सकती है सेकंड बारी में, क्योंकि बॉल जब वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा, ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो टॉस का वहाँ पे जो आप कह सकते हैं पाकिस्तान का इंडिया का मैच शारजा में, दुबई में किधर है?
दुबई स्टेडियम में, और वहां पे फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है और टॉस इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। जिस तरह ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का जो मैच था फाइनल, उसमें टॉस जीता था, वैसे भी पूरे टूर्नामेंट में जो टॉस जीत रही थी वो पहले बैटिंग कर रही थी, क्योंकि सेकंड बारी में स्पिन हो रहा था और चेज एक भी मैच में 7 मैचेस हुए हैं उसमें एक मैच में भी चेज नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो पहले बॉलिंग करेगी उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। आपको 2021 का वर्ल्ड कप याद होगा, जब यहाँ पे दुबई में मैचेस हुए थे, गो के वो मार्च के महीने में थे, लेकिन उस टाइम पे भी हमने देखा था कि जो बॉल था, जो पहली बॉलिंग करते थे उन्हें ज़्यादा हेल्प मिलती थी, दूसरी बॉलिंग के लिए जो बॉल वेट होना उसके बाद मुश्किलात होती थी। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स रिपोर्टर चिराग बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे और स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब, और उन्होंने बताया कि किस तरह पाक टाकरे के ऊपर पाकिस्तान की तैयारी है। और इस वक्त बात ये सामने आई कि क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने पिछले 3 से 4 माह में काफ़ी क्रिकेट खेली है, उस तरह इंडिया की टीम ने नहीं खेली। इस वक्त बताया जा रहा है कि इतना हल्का पाकिस्तान को ना लिया जाए इस मरतबा, और ये जो 14 सितंबर को इतवार के रोज़ दुबई में पाक भारत टाकरा है, इसमें उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो है वो जीतने के चांसेस भी हैं और हम दुआ भी करते हैं। लेकिन चूँकि ये मैच है और मैदान के अंदर कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन चांसेस पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।